हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्जिम और नाबार्ड बैंक तक पढ़ लिया था, जो विकास क्रम पढ़ रहे थे। उसके बाद जो आगे जो पढ़ना है अपन को, तो 1985 में कौन सी भारतीय पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? 20 मार्च 1985 को। ये अपन को याद रखना है कि भारतीय पुनर्निर्माण बैंक की जो स्थापना की गई। और इसका जो कार्य या उद्देश्य क्या होता है, जो उद्योग हैं वो बिल्कुल निबट चुके हैं तो उनको ऊपर उठाना है, तो उनके लिए ऋण प्रदान करती है। मतलब जो औद्योगिक ऋण अवस्था में चले गए, रुग्ण अवस्था में चले गए, तो उनको ऋण प्रदान करके उनको विकास की ओर अग्रसर करना इसका उद्देश्य होता है। उनको ये ऋण प्रदान करती है। इसकी स्थापना कब की गई? 20 मार्च 1985 को। ठीक है, याद रखना है आप लोग। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसकी स्थापना कब की गई? 19 जुलाई 1988 को। लेकिन जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, एक संसद में जो अधिनियम आया था, संसद अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। जो अधिनियम था वो कब का था? राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 का। याद रखना अपन को। तो इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? 19 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना कब की गई? 19 जुलाई 1988 को। याद रखना है अपन को, क्योंकि जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, ये जो आवास से संबंधित जो ऋण फाइनेंस करती है, ऋण उपलब्ध कराती है, तो ये सबसे शीर्ष निकाय है। कौन सी? शीर्षस्थ निकाय है। शीर्ष निकाय है। ठीक है, आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी शीर्ष निकाय है। जो फाइनेंस कंपनी है या फिर जो हाउसिंग फाइनेंस है, उनके लिए ऋण प्रदान करती है। इसके बाद देखते हैं अपन 1990 में सिडबी की स्थापना की गई। कब? 1990 में भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। सिडबी। इसकी स्थापना कब की गई? 1990 में। स्थापना 1990 में की गई। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसका पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में। स्थापना कब की? 1990 में की गई थी। इसको हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, इसकी जो इसमें पूरा लिख लो, 2 अप्रैल 1990। और इसका जो कार्य है वो यही है कि जो छोटी छोटी MSME, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल वगैरह हो गई, लघु उद्योग विकास हो गए, उनको फाइनेंस करना है, उनको ऋण प्रदान करना होता है। इसके जो छोटे छोटे उद्योग हैं, चाहे हस्तशिल्प हो, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम हो, उनको ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अपन निजी क्षेत्र की जो बैंक थी, HDFC जो बैंक है निजी क्षेत्र की है, और निजी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी बैंक है। कौन सी? HDFC। इसकी जो स्थापना की गई थी 1994 में की गई। इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1994 में की गई थी। और इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। H का मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका जो फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है? मुंबई में स्थित है। याद रखना है अपन को। और ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं UTI। हमने पिछले 2 लेक्चर के बाद देखा जाए तो उसमें मैंने यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया बैंक पढ़ाई थी। उसका भी फुल फॉर्म क्या था?
उसको भी शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या था? यूनिट। यहाँ क्या है? यूनियन। बस डिफरेंस इतना है, उसमें यूनिट था, इसमें यूनियन है। तो अपन को याद रखना है, नहीं पूछ लें कि यूटीआई दे रहे हैं तो उसका इंग्लिश में देख लेना अगर पूरा फुल फॉर्म है, या फिर दोनों स्थापना दी हैं। क्योंकि वो यूटीआई थी, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना की गई, 1993 में। किसकी? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका नाम था यूनिट। इतना याद रखना है अपन को। आगे जाके ये 2007 में इसको एक्सिस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया। किसमें? एक्सिस बैंक। 2007 में इसको एक्सिस बैंक, जो कि निजी क्षेत्र की बैंक है, और निजी क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। याद रखना है अपन को, कौन सी? एक्सिस बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, और निजी क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। इसी को जो यूटीआई को 2007 में इसका नाम परिवर्तित करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं बीएमबी, भारतीय महिला बैंक। बीएमबी, इसको बोलते हैं भारतीय महिला बैंक। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की जयंती पर की गई थी। कब की गई थी? इंदिरा गांधी की जयंती पर। उनकी जयंती कब पड़ती है? 19 नवंबर 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। 19 नवंबर को उनकी जयंती पड़ती है। इंदिरा गांधी की जयंती पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? बीएमबी। इसका जो मुख्यालय था वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और 2017 में इसका विलय किस में कर दिया गया है? एसबीआई में। 2017 में इसका विलय एसबीआई बैंक में कर दिया गया है। तो अपन को याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसका जो विलय किया गया 2017 में, तो एसबीआई में इसका विलय कर दिया गया। ठीक है, ये बैंकें थी। इसके अलावा अपन देखेंगे जो गैर अनुसूचित बैंक थी, ये सारी अपन ने जो पढ़ी है वो कौन सी थी? अनुसूचित बैंकें थी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे गैर अनुसूचित बैंकें। गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक कौन सी होती है मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जो आरबीआई एक्ट की जो 1934 की जो सेकंड अनुसूची है, उसमें ये रजिस्टर्ड नहीं होती है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड होती है उनको बोलते हैं सूचित अनुसूचित बैंक, और जो रजिस्टर्ड नहीं होती, जो पंजीकृत नहीं होती, उनको बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। तो इसके अंतर्गत अभी जो सहकारी बैंकें हैं अपन पढ़ते हैं, कौन सी? सहकारी बैंक के आती हैं इसके अंदर। सहकारी बैंक की भी संरचना होती है। इसकी भी 3 प्रकार की बैंक है इसमें भी। एक राज्य स्तर पर जो होती है उसको बोलते हैं राज्य सहकारी बैंक, राज्य स्तर पर। जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। ठीक, जो सहकारी बैंक है इसमें बांटा हुआ है, आगे बांट के। तो जिसमें जो राज्य स्तर मतलब जो राज्य स्तर पर होती है उनको बोलते हैं राज्य सहकारी बैंक। उनको कौन सी बैंक बोलते हैं? राज्य स्तर पर जो होती है राज्य सहकारी बैंक। इनको इंग्लिश में अपेक्स बैंक भी बोलते हैं, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, जो जिला स्तर पर होती हैं तो उनको जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय बैंक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, केंद्रीय मर्यादित लिखी होती है जिला सहकारी बैंक। इसको केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिला केंद्रीय बैंक। और जो तीसरे स्तर की जो बैंक है ग्रामीण स्तर पर जो है, वो वहाँ प्राथमिक साख समिति होती है। कौन सी? प्राथमिक साख समिति होती है।
जिसके माध्यम से ये ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन भूमि विकास बैंक। कौन सी? भूमि विकास बैंक। इसकी जो स्थापना है वो बहुत पहले की गई थी, जब अपन स्वतंत्र भी नहीं होते। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। याद रखना, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है, भूमि विकास बैंक या भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना 1929 में कहाँ की गई थी? मद्रास में। याद रखना अपन को, इसकी स्थापना की गई थी मद्रास प्रांत में की गई थी। जो मद्रास प्रांत था उस समय, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना है अपन को भूमि विकास। ये क्या करती है? ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। जो भूमि जिसको खरीदना है या फिर कुछ भी करना है जो ग्रामीण स्तर पर, तो भूमि के से संबंधित ऋण उपलब्ध कराती है, वो भी दीर्घकालीन। अपन को याद रखना है ये सब चीज़ें। इसके बाद देखेंगे अपन जो सहकारी बैंकें पढ़ी, तो यही एक नाफेड एक संस्था है जिसकी स्थापना, कौन सी? नाफेड। याद रखना, नहीं कहीं पूछ लें, नाफेड। इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। कब? 2 अक्टूबर 1958 को। ये एक संस्था है नाफेड, जो जिला वो सहकारी विपणन संघ के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसका पूरा नाम है हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। याद रखना अपन को, नाफेड है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 कब की गई? 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसका मूल उद्देश्य जो होता है जो नाफेड का, वो कृषि जो उत्पाद हैं, जो कृषि उत्पादों में सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्या? वो जो कृषि उत्पादन का सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एक सहकारी विकास संस्था भी है जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। कौन सी? सहकारी विकास संस्था है। उसका भी यही काम है कि जो सहकारी संस्थाएं उनको विकास करना है, उनका बढ़ावा देना। सहकारी विकास संस्था, राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ। इसकी स्थापना कब की गई? 1963। याद रखना, मैं कहीं पूछ लें, 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्था। इसका जो नाम था वो कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय एग्रीकल्चर मतलब कृषि सहकारी विपणन संघ। याद रखना मुझे। ठीक है, ये 2 हो गई। अब इसके बाद देखते हैं जो अन्य बैंक हैं, जैसे कि पेमेंट बैंक कौन सी होती है, पेमेंट या भुगतान बैंक होती है, लघु वित्त बैंक भी है, उनको भी अपन देखते हैं क्योंकि वो बैंकिंग के अंतर्गत है। इन सब का जो मोदी सरकार आने के बाद विकास हुआ है, जैसे यूपीआई हो गया, भारत नेट हो गया, ये सब चीज़ें। तो अपन देखते हैं कौन सी पहले, जो भुगतान बैंक। यहाँ पे पेमेंट बैंक। ठीक, भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना जो है वो कब की गई? 2016 के समथिंग आई थी। कब? देखिए, इसकी स्थापना जो की गई थी 23 नवंबर 2016। याद रखना, मैं ये पूछ लें। और जो इसकी जो भुगतान बैंक की जो पहली शाखा खुली गई, पहली जो शाखा या पहली पेमेंट बैंक, पहली जो पेमेंट बैंक है ये खुली गई थी कहाँ? एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से। एयरटेल पेमेंट पहली बैंक थी, इसकी एयरटेल पेमेंट बैंक। और इसका विकास जो राजस्थान से किया गया, तो कौन से राज्य से? राजस्थान में इसकी पहली ब्रांच खोली गई थी। याद रखना अपन को। तो अपन को पहले भुगतान बैंक
इन्हें पेमेंट बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 23 नवंबर 2016 को की गई थी। और जो पहली पेमेंट बैंक खोली गई वो कौन सी थी? एयरटेल पेमेंट बैंक थी। और जो राज्य था कहाँ से प्रारंभ की गई भारत में? तो राजस्थान से की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, जो भुगतान बैंक है ये 1 लाख से अधिक भुगतान नहीं कर सकती, 1 लाख कर सकती है। ठीक है, इसका जो रखा गया है 1 लाख रुपए भुगतान कर सकती है। ये डेबिट कार्ड जारी कर सकती है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करती। ये जमा स्वीकार तो करती है लेकिन ऋण प्रदान नहीं करेगी आपको। इतनी चीज़ याद रखना अपने को, कि पूछ लें उसमें ऑब्जेक्ट में ऐसे कि ऋण प्रदान करती है क्या नहीं करती, क्या करते हैं, तो अपने याद रखना है ये जमा तो स्वीकार करती है लेकिन ऋण प्रदान नहीं करेगी आपको। ना ये क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, डेबिट कार्ड जारी कर सकती है। 1 लाख तक इसका भुगतान की सीमा जो रखी है वो कितना? 1 लाख रुपए रखी गई है। इसके बाद देखते हैं लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक, इसकी स्थापना भी कब की गई? 2016 में। स्थापना 2016 में की गई। और जो पहली जो शाखा खोली गई, पहली शाखा पंजाब के जालंधर में खुलेगी। कहाँ? पंजाब के जालंधर में इसकी पहली शाखा खोली गई थी। ये लघु वित्त बैंक है। ये क्या करती है कि ये क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकती है, डेबिट कार्ड भी जारी कर सकती है, जमा स्वीकार भी करती है, ऋण प्रदान भी करती है। ये सब चीज़ें ये करती है। तो इसको अपन को याद रखना, ये लघु वित्त बैंक और पेमेंट बैंक में थोड़ा सा अंतर है। अगर देखा जाए तो वो का क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती, ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है। उसकी सीमा 1 लाख है, इसकी कोई सीमा नहीं है हैं। और वो क्या कर सकती है? वो ऋण प्रदान नहीं करती। ये लघु वित्त बैंक ये ऋण प्रदान कर सकती है। अब जो व्यापारिक बैंक है अपन ने ये देखी है, इसमें अभी अपन को ये देखना है कि बैंक रेट, बेस रेट, वैसे भी तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है, लेकिन जो आरबीआई कंट्रोल करता है जो आर्थिक मंदी या महंगाई वो कैसे करता है वो सब चीज़ें यहाँ तो वो जब अपन मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तो उसको अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना पढ़ना है कि बेस रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। जब मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तो उसमें उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं वो सभी चीज़ें देखी जाएंगी वहाँ। यहाँ तो अपन उतना देखते हैं कि बैंक रेट, एक मैं चार्ट बनाता हूँ पहले। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF, ये सभी चीज़ें देखेंगे। यहाँ कौन से व्यापारिक ये सभी चीज़ें देखा। जो बैंक रेट होती है, आरबीआई क्या होता है, जो बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट वह रेट होती है जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। आरबीआई के द्वारा किसको? व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। और जिसकी जो रेट है, जो दर है, वो कौन निर्धारित करता है? वो आरबीआई ही निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये कौन सा? पहले तो लिखो अपने यहाँ दीर्घकालीन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। इस रेट के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। किसको? आरबीआई देती है। किसको? व्यापारिक बैंकों को। तो अपन ने जो यादव से दर्शा दिया है, आरबीआई देती है व्यापारिक बैंकों को। ठीक, जो वर्तमान में अभी जो 10 जुलाई या फिर जुलाई 2023 में जो इसकी मौद्रिक नीति की जो आई थी, रेट आई थी, तो उस समय इसकी रेट थी वो कितनी थी? 6.5%। अभी जो
अभी फरवरी 2024 में आई, लेकिन उसमें बैंक रेट का कुछ दिया नहीं है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का दिया है। तो तुमको याद रखना है जो बैंक रेट है वो अभी 6.5% है, एक बार और चेक कर लेना कहीं आ जाए तो। जो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इसके माध्यम से भी जो आरबीआई है रेपो रेट के माध्यम से व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। कब, कितना, इसकी जो अवधि है वो के अल्पकालीन। अब हमको देखना है कि रिवर्स रेपो रेट है, सॉरी डायरेक्ट पूछ लेते हैं रेपो रेट में किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। तो अपन को याद रखना है कि अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। जो रेपो रेट है अभी जो फरवरी 2024 में जो मौद्रिक नीति जो समिति जो है उसने जारी की है रिपोर्ट, उसमें इसको बताया गया है कितना, रेपो रेट को 6.50% है। ये आरबीआई व्यापारिक बैंक हैं जो वाणिज्य बैंक हैं उनको ऋण प्रदान करती है इसके माध्यम से। तो आरबीआई ही इसकी रेट है उसको निर्धारित करती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं रिवर्स रेपो रेट, कौन सी, जो रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, आरबीआई व्यापारिक बैंकों से ऋण प्रदान कर लेती है, खुद स्वयं आरबीआई ऋण लेती है, किससे, व्यापारिक बैंकों से। इसको बोलते हैं रिवर्स, मतलब रेपो रेट में क्या जा रहा था, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दे रही थी, अब क्या आरबीआई ले रही है, किससे, व्यापारिक बैंकों से। आरबीआई व्यापारिक बैंकों से ले रही है, तो ऐसा साइन लगा कर दर्शा सकते हैं अपन, जो आरबीआई है कहाँ से ले रही है ऋण, व्यापारिक बैंकों से, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और इसकी जो दर है वो कितनी है, 3.5% के लगभग है। एक बार देख लेना, अभी इसमें मैं देख के बता दूंगा। 3.5% के लगभग रेट है इसकी, जो आरबीआई व्यापारिक बैंकों से ऋण प्रदान करती है इस दर पर, ठीक है। अब देखते हैं CRR। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका कैश रिजर्व रेशो या फिर नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। याद रखना, कैश रिजर्व रेशो या फिर नगद आरक्षित अनुपात हिंदी में बोलते हैं। तो जो CRR है ये आरबीआई निर्धारित करती है इसकी रेट कितनी होना चाहिए। जो व्यापारिक बैंक हैं उनकी कुल पूंजी, उनकी कुल निवल पूंजी का कुछ % आरबीआई के पास रखना होता है। उनकी जो व्यापारिक बैंक हैं उनकी क्या, उनकी कुल निवल पूंजी जितनी होगी उसका कुछ % जो आरबीआई निर्धारित करेगा वो कहाँ, आरबीआई के पास रखना होता है। तो जो CRR की जो दर है वो अभी चल रही है 4.5%, 4.5% के लगभग है। तो इसकी जो दर है जो आरबीआई निर्धारित करती है, इतना व्यापारिक बैंक है जो वाणिज्य बैंक है उनको अपनी कुल निवल पूंजी का 4.5% कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन SLR। इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, क्या, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं इसको, SLR को। तो SLR के माध्यम से क्या होता है, जो व्यापारिक बैंक हैं उनको अपनी कुल निवल पूंजी का कुछ % अपने पास रखना होता है। SLR में जो बैंकें हैं व्यापारिक वो अपने पास रखती हैं, CRR में आरबीआई के पास रखा जाता है, ठीक है। जो व्यापारिक बैंक हैं वो अपनी कुल निवल पूंजी का कितना, जो आरबीआई निर्धारित करे, SLR कि कितना % होना चाहिए, आरबीआई निर्धारित करता है। और उनको जो व्यापारिक बैंक हैं उनको अपनी कुल निवल पूंजी का अपने पास कुछ % रखना होता है, उसको बोलते हैं SLR। जो SLR है वो रुपए में हो सकता है, चेक हो सकते हैं, ड्राफ्ट हो सकता है, स्वर्ण हो सकता है, SDR हो सकते हैं, जो स्वर्ण हो सकता है। SDR तो IMF की मुद्रा है, यहाँ आ गया वो, उसको इसमें नहीं रखते। इसमें तो ये है कि स्वर्ण हो गया, अपना चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। जिसकी जो दर चल रही है अभी कितनी, 18% के लगभग, 18% चल रही है, ठीक है। जो MSF, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये MSF क्या होता है, MSF की जो दर है वो भी आरबीआई निर्धारित करती है कितनी होना चाहिए। इस MSF के माध्यम से जो व्यापारिक बैंकें हैं वो एक दिन के लिए ऋण उपलब्ध कर लेती हैं, ऋण उधार लेती हैं, किससे लेती हैं, आरबीआई से। तो जो जिन्होंने मांगा, जितना मांगती है उसका 1% आरबीआई उसको दे देता है। इन्होंने मांगा, मान के चलो कि
1,000 करोड़ रुपए मांगे और जो उसका 1% होगा वो RBI इनको दे देगा। एक दिन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है MS पे जी। इसकी जो रेट चल रही है वो कितनी चल रही है अभी? 6.75%। इसमें एक दिन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है RBI के द्वारा व्यापारिक बैंकों को। जितना वो मांगती हैं उसका 1% देती हैं, बस याद रखना। ये सब चीज़ें अपन ने देखी हैं इसलिए क्योंकि बैंक पढ़ रहे हैं तो इससे उससे संबंधित है। और ये सभी रेटें जिनकी जो है, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे कैश रिजर्व रेशो हो, SLR हो, MSF हो, इनकी सारी दरें RBI निर्धारित करती है। RBI के अंतर्गत एक मौद्रिक नीति आती है, तो उसी के माध्यम से ये सब चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं या फिर जारी की जाती हैं, नियंत्रित की जाती हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो बैंकिंग के लिए सुधार के लिए सरकार ने कुछ समितियां बनाई हैं, एक बोर्ड गठन किया है जिसमें जो सार्वजनिक बैंकें हैं उनमें जो नियुक्तियां होनी हैं प्रबंधक की वगैरह की, तो वो एक बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है। एक संस्था है BBB, इसको बोलते हैं BBB। इसका फुल फॉर्म है बैंक बोर्ड ब्यूरो। अपन को याद रखना है, तो इसको क्या बोलते हैं? बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना इसकी कब की गई? स्थापना जिसकी की गई 2016 में। और एक समिति आई थी JP नायक समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी? JP नायक समिति आई की सिफारिश पर। ये समिति कब की है? 2014 की। तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित आती है। JP नायक समिति की सिफारिश पर स्थापना कब की गई? 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका जो कार्य है, इसका जो उद्देश्य मोटिव था, वो मोटिव यही था कि जो सार्वजनिक जो बैंक हैं, कौन सी सार्वजनिक बैंक हैं, उनमें प्रबंधक की नियुक्ति करने के लिए प्रशासन की नियुक्ति की जाती है इसकी सलाह पर। ठीक है, उसके लिए रिकमेंड करती है, कौन इसका सिफारिश देती है कौन से, इससे कि भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों में लिप्त ना हो। इसके लिए उन्होंने अलग से BBB बोर्ड बनाया है। इससे क्या होगा, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो बैंकों में उनकी नियुक्तियों भाई भतीजा चल रहा था, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। इसकी सिफारिश पर ही नियुक्ति की जाएगी, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो प्रबंधन से संबंधित हो। ठीक है, सार्वजनिक बैंकों के अंतर्गत आती है। इसका जो संरचना है, इसके अंदर इस संरचना भी आती है। इसमें क्या है, एक अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में कौन है? भानु प्रताप शर्मा जी है। भानु प्रताप शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसमें जो होता है, दो पदेन सदस्य, 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। एक सचिव भी होता है, ये इनकी संरचना है। और इसका जो उद्देश्य है वो मैंने बता ही दिया, जो भी कार्य मान लो या उद्देश्य मान लो। सार्वजनिक बैंकें हैं, उनमें प्रशासन या प्रबंधन संबंधी जो नियुक्तियाँ की जाती हैं उनकी सिफारिश करता है, और इनकी सिफारिश पर ही उनकी नियुक्ति की जाती है। अब बैंकों में सुधार हेतु कुछ समितियाँ भी आई थी। बैंकों में सुधार के लिए कुछ समितियाँ, जिन्हें हम पढ़ते हैं। गठित की गई हैं।
देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले आई थी नरसिम्हा समिति। कौन सी? नरसिम्हा समिति कब आई थी? 1991। अगर पूछिए कि बैंकिंग सुधार से संबंधित पहली समिति कौन सी है तो नरसिम्हा समिति है, जो 1991 में आई थी। इसके बाद गोईपुरिया समिति आई। गोईपुरिया समिति कब आई थी? 1994 में। तो हम लोग को ये भी याद रखना है कि जो बैंकों से संबंधित दूसरी समिति है वो कौन सी है? गोईपुरिया समिति है। इसके बाद देखिए तो नरसिम्हा समिति फिर से आई। नरसिम्हा समिति है 1997 में, सेकंड वाली। ये कौन सी थी? नरसिम्हा समिति फर्स्ट कब आई थी? 1900। नरसिम्हा फर्स्ट जो आई थी वो आई थी 1991 में, और जो सेकंड वाली जो आई है 1997 में आई है। इसके बाद देखते हैं दामोदरन समिति आई 2011 में। दामोदरन वो कब आई थी? 2011 में आई थी। इसके बाद जो आई है जेपी नायक समिति। दो 2014 में। ये 5 समिति हैं जो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो अपन को याद रखना है कि पूछ लेते हैं कि पहली कौन सी है तो नरसिम्हा समिति है, या फिर ये पूछ सकते हैं ये समिति हमें कौन सी बैंकिंग सुधार से संबंधित, तो अपन को याद रखना है ये नरसिम्हा समिति पहली है, दूसरी गोईपुरिया समिति है। गोईपुरिया समिति उससे भी है। चालू रुपए की पूर्ण परिवर्तना जो एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे, इसमें अपने प्री में नहीं है, तो उससे संबंधित गोईपुरिया है समिति भी है। नरसिम्हा समिति है 1997 में जो आई है। कब आई है? 1997 में। और 2011 में जो आई है वो कौन सी है? दामोदरन समिति है, दामोदरन। और जेपी नायक समिति 2014 में आई है। तो ये कुछ समितियाँ हैं जो बैंकिंग सुधार से संबंधित, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद जो रहेगा लेक्चर वो एनपीए है। कौन सा? एनपीए पढ़ेंगे अपन। एनपीए तथा एनबीएफसी। एनबीएफसी ये पूरा मैं आज ख़त्म करने की कोशिश करता तो एक कम से कम 1.25 घंटे का लेक्चर हो जाता, बड़ा हो जाता। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो आज अपन जितना पढ़ा है उतना ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो कल का जो लेक्चर रहेगा, एक और लेक्चर लेंगे अपन इसका, उसमें एनपीए और एनबीएफसी इन दोनों के बारे में बता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो थोड़ा बहुत बैंक इंश्योरेंस बीमा जो कंपनी है, बीमा कंपनी, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक रहेंगे अपने, जो कल थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और एनबीएफसी तो अलग से दिया है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो अपन इसको कल देखेंगे। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, अगर आप लोगों को कहीं समस्या आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर मुझे यहाँ समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं अगले लेक्चर जैसे लेता हूँ तो उसमें मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा और आपको आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। मैं जो मेरा जो चैनल है द एजुकेशन जंक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, उसको करना ना भूलें। और इसके अंदर जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो अपन एक लेक्चर कल ले लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करें और कंप्लीट हो जाएगा अपना कौन सा जो वित्तीय संस्थान जो पढ़ रहे थे अपन, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे सार्क वाला जो संगठन है, सार्क हो गया, आसियान हो गया, ये सभी जो संगठन दिए वो पढ़ेंगे।
ये सभी चीज़ें हैं। बस दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।